नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। वक्फ बोर्ड, ये नाम आज हर अखबार और न्यूज चैनल की हेडलाइंस बना हुआ है। आखिर कितने लोग वक्फ बोर्ड के बारे में विस्तार से जानते हैं और क्यों सरकार ने वक्फ बोर्ड की ताकत को कम कर दिया है? कैसे अब बोर्ड में महिलाओं की एंट्री हो चुकी है? क्यों कट्टरपंथी मुसलमान वक्फ बोर्ड में औरतों की हिस्सेदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और विपक्ष इस पर क्यों अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको अपनी इस स्पेशल स्टोरी में विस्तार से देंगे। भारत में विशाल वक्फ बोर्ड यूनिवर्स का एक मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की सेवा करना है। भले ही वक्फ बोर्ड देश में जमीन के तीसरे सबसे बड़े मालिक के रूप में जाना जाता हो, लेकिन भारतीय मुसलमान बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कई सामाजिक आर्थिक आंकड़ों पर गौर करें तो मुस्लिम समाज की हैसियत दलितों से भी बदतर है। वक्फ मालिक आज भारत के सबसे बड़े शहरी जमींदार हैं, जिन पर अब मोदी सरकार ने उनके पर कतर दिए हैं। वक्फ इस्लामी कानून में एक तरह से धर्मार्थ बंदोबस्त है, जहां एक संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है और संपत्ति को स्थायी रूप से धार्मिक मकसद के लिए समर्पित किया जाता है। वक्फ यानी वकीफ के रूप में जाना जाता है और इसको बनाने वाला व्यक्ति उन उद्देश्यों का निर्देश दे सकता है जिनके लिए संपत्ति से पैदा होने वाली आय का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों को सपोर्ट करना, मस्जिद या दूसरे धार्मिक संस्थान को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना या अन्य धार्मिक कार्यों के लिए पैसा देना है। इस तरह वक्फ को धार्मिक दान का एक रूप माना जाता है, जो मुस्लिम समुदाय को समाज कल्याण के लिए योगदान देने और आध्यात्मिक पुरस्कार अर्जित करने की भी इजाजत देता है। वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट एक वक्फ बोर्ड करता है, जो ये तय करने के लिए जिम्मेदार होता है कि संपत्ति से होने वाली आय का इस्तेमाल वक्फ और इस्लामी सिद्धांतों की इच्छा के अनुसार किया जा सके। वक्फ की अवधारणा की जड़ें शुरुआती इस्लामिक इतिहास में है, जिसकी प्रथा पैगंबर मोहम्मद के वक्त में स्थापित की गई थी और इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान इस्लामी छात्रवृत्ति और शिक्षा के विकास में वक्फ संस्थानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुनिया के कई पुराने विश्वविद्यालय जैसे काहिरा, जो मिस्र में है, और अल अज़हर विश्वविद्यालय, जो फैज में अल कोरियन विश्वविद्यालय को है, और साथ ही साथ वक्फ संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया था। ये तो वक्फ का इतिहास है। चलिए अब आपको बताते हैं कि वक्फ का भारत में क्या इतिहास रहा। इसके लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के वक्त होती है। भारत में वक्फ कानून और प्रशासन 1968 के इतिहास को लेकर लेखक एस अतहर हुसैन और एस खालिद रशीद वक्फ थोड़ी बहुत जानकारी मुहैया करवाते हैं। उनके मुताबिक सुल्तान मोइजुद्दीन सेम घोर ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव वक्फ को दिए। हालांकि ब्रिटिश राज के दौरान लंदन की प्रिवी काउंसिल में वक्फ पर विवाद समाप्त हो गया। मामले की सुनवाई करने वाले 4 ब्रिटिश जजों ने वक्फ को सबसे खराब व्यवस्था करार दिया। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में इन 4 जजों के दिए गए फैसले को मंजूर नहीं किया गया था और मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 ने संस्था को खत्म होने से बचाया था। इंडियन आर्मी और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ भारत में सबसे बड़ा जमींदार है, यानी वक्फ भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के वक्फ अधिनियम पारित किया, जिसके बाद वक्फ का केंद्रीकरण हुआ और अधिनियम के तहत सरकार ने 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की। 1995 में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामलों पर केंद्र के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है। राज्य सेवा के एक सदस्य और 2 अन्य सदस्यों की अध्यक्षता में एक वक्फ संपत्ति न्यायाधिकरण किसी भी विवाद का फैसला किया जाता है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में शिया और सुन्नी के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। तो इस रिपोर्ट से साफ है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो सबसे पहला फैसला अंग्रेज जजों का सामने आया था, उन्होंने भी माना था कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। दरअसल वक्फ बोर्ड का निराशाजनक प्रदर्शन इन संस्थानों के मकसद पर सवाल खड़े कर रहा है। वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय के लिए सही से काम नहीं करती हैं। उस पर आजादी के बाद से भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट के कई आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर राज्य की अपनी कहानी है। सितंबर 2022 में आम आदमी पार्टी के विधायक
अमानतुल्लाह खान, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, उन पर वक्फ बोर्ड के फंड में हेराफेरी और गड़बड़ी करने के आरोप लगे। उन्हें गिरफ्तार तक किया गया था। केंद्र ने वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को जब्त किया। ये तो चंद उदाहरण हैं जो बताते हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड बड़े और पैसे वाले मुसलमानों यानी अशरफ मुसलमानों के हितों को बचाने का जरिया बन गया है और आम भारतीय मुसलमानों को इससे कुछ हासिल नहीं होता है। अशरफ यानी अमीर मुसलमान अल्पसंख्यक राजनीति के नाम पर संख्यात्मक बल और पसमानदा को हाशिए पर स्थिति का उपयोग करके अपना मतलब साधने में लगा है। वक्फ बोर्ड में सिर्फ अमीरों का ही राज है, इसमें कोई अपवाद नहीं। भारत में अन्य सभी मुसलमान संस्थाओं की अगर बात की जाए तो उनमें वक्फ बोर्डों पर ही अशरफों का शासन है, जिनमें आदिवासियों, दलितों और पिछड़े मुसलमानों की भागीदारी जीरो है। वक्फ बोर्ड सिर्फ पैसे वाले मुसलमानों की जागीर बनकर रह गया है, जिससे उनकी दुकानदारी धड़ल्ले से चल रही है। पसमानदा मुस्लिम भी 1995 अधिनियम की वजह से वक्फ बोर्डों को दिए गए विशेष अधिकारों पर दूसरे समुदायों से आने वाली प्रतिक्रिया का खामियाजा भुगतते हैं। किसी भी अन्य अल्पसंख्यक समूह के पास पूजा स्थल के लिए इतनी जमीन नहीं है जितनी यहाँ पर कहें कि हिंदू मंदिर या उनकी भूमि अभी भी राज्य के अधीन है। इसके अतिरिक्त वक्फ द्वारा दूसरों की जमीन पर दावा करना सिर्फ समुदायों के बीच यहाँ पर नफरत को बढ़ावा देता है और किसी अन्य की तुलना में पसमानदा मुसलमानों को ज्यादा प्रभावित करता है। वक्फ बोर्डों के उद्देश्य और वास्तव में वो किसके हित में काम करते हैं, इसकी फिर से जांच करने का वक्त भी आ चुका है और इसमें कई बड़े खुलासे होंगे। और अब मोदी सरकार ने इसी भ्रष्टाचार और आम मुसलमानों के उत्थान के लिए और उनके विकास के लिए वक्फ बोर्ड का जो एक नया बिल है वो लेकर आई है, जिस पर विपक्ष अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है और उसे अपने अमीर दोस्तों यानी अडानी और अंबानी को देना चाहती है। ओवैसी जैसे नेताओं की जागीर बन गई है वक्फ। मोदी सरकार का विपक्ष को तमाचा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनकी माने तो उनके पूर्वजों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और उन्होंने इसे इस्लामी कानून के तहत वक्फ को बना दिया। ये जरूरी है कि संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ उन धर्म उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए इसे हमारे पूर्वजों ने दान दिया था। पर यहाँ तो गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए बोर्ड के पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि ताकतवर मुसलमानों ने न सिर्फ बोर्ड पर कब्जा जमा लिया है बल्कि वक्फ की जमीनों पर भी कब्जा कर लिया है। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद ने सरकार की मंशा को सही बताया और दावा किया कि नया बिल अगर ढंग से लागू हो सका तो माइनॉरिटी को काफी फायदा होगा। जावेद कहते हैं कि तेलंगाना में 3000 करोड़ या इससे कुछ ज्यादा की प्रॉपर्टी पर ओवैसी का कब्जा है और ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। एक्ट कहता है कि 30 सालों से ज्यादा वक्फ की दौलत लीज पर नहीं ली जा सकती, लेकिन इसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। साथ ही बदले में वक्फ को बहुत नॉमिनल किराया मिलता है, जबकि नियम से ये रेट बाजार के हिसाब से होना चाहिए। ओवैसी ही नहीं, कई और मुस्लिम समाज में ताकतवर लोग हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी को सालों से लीज पर लिए हुए हैं। दिल्ली में जमाते उलेमा हिंद के पास वक्फ की काफी संपत्ति है, लेकिन इसका कोई फायदा ना बोर्ड को हो रहा है और ना ही वंचित मुसलमानों को। इसी तरह महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष काजी समीर ने वक्फ की 275 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। ऐसे 200 नेता और संस्थान हैं जिन्होंने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। बीजेपी के खिलाफ विरोधी दलों का हंगामा। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अभी से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये बिल लेकर आई है। बहुत से नेता खुलकर कहने लगे हैं कि बीजेपी सरकार इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड की जमीनें हड़पना चाहती है। मतलब साफ है कि सरकार के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने का बेस तैयार किया जा रहा है। जिस तरह CAA के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया गया था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कांग्रेस खुलकर कुछ नहीं बोल रही, लेकिन अब खुलकर वो भी मैदान में आ चुकी है। जिस तरह से CAA को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी दोनों यात्राओं में कहीं जिक्र नहीं किया और न ही कभी अपने भाषणों में इसका जिक्र किया, लेकिन अब संसद में वो विरोध कर रहे हैं। कुछ वैसा ही अभी तक वक्फ बोर्ड को लेकर भी आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CAA का विरोध जमकर किया था। फिलहाल वो जेल में होने के चलते अभी आम आदमी पार्टी का क्या रुख है, ये भी यहाँ पर तय किया है संजय सिंह ने। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इसकी आलोचना उन्होंने की है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बिल के खिलाफ
बिगुल बजा दिया। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के पास मुस्लिम भाइयों का हक छीनने के अलावा कोई काम नहीं है। उन्हें जो स्वतंत्रता का अधिकार या अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, अपनी कार्य प्रणाली को बनाए रखने का अधिकार मिले हैं, बीजेपी उसे छीनना चाहती है। तो हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का विरोध तो जग जाहिर है। उन्हें तो इस मुद्दे पर सरकार का विरोध करना ही था। उनका कहना है कि वक्फ एक्ट में ये संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के इरादे से किया जा रहा है। ये संविधान में दिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर वार है। RSS की शुरू से ही वक्फ संपत्तियों की छीनने की मंशा रही है। RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को भी लगता है कि सरकार की निगाह कहीं और निशाना कहीं और है। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों को उठाना, असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए केंद्र की मौजूदा सरकार ये तरीके अपनाती है। जाहिर है विरोध की जमीन तैयार हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर वक्फ को लेकर जो हो हल्ला हो रहा है उसमें यहाँ पर मंशा मोदी सरकार की जो है वो बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि जो जमीन पर मुसलमान है, जो रेंग रहा है, जिसकी स्थिति दलितों से भी बदतर है, वो ऊपर उठे। इसलिए अब वक्फ पर डंडा चल चुका है और ओवैसी जो है वो इसलिए ज्यादा बिलबिला रहे हैं क्योंकि अब उन पर ही पहला बड़ा एक्शन होने वाला है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।